दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है नदी में जादुई बर्थडे केक के पेड़ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। पत्नी चंपा के गुजर जाने के बाद अपनी 5 साल की बेटी नायरा की देखभाल करने के लिए बंसीलाल ने कोमोलिका नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। कोमोलिका की पहले पति से सृष्टि नाम की एक बेटी थी। कोमोलिका बहुत ही लालची औरत थी। उसने बंसीलाल से शादी सिर्फ जायदाद के लालच में ही की थी। ऐसे ही दिन बीतते गए और अब नायरा और सृष्टि बड़ी हो गई थी। बड़ी होने के बाद नायरा बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई, जिस वजह से उसकी सौतेली बहन सृष्टि नायरा की खूबसूरती से बहुत जलती थी। कोमोलिका और सृष्टि दोनों नायरा से बहुत नफरत करती थी। माँ, मुझे नायरा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसे तुम घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देती? अरे, मैं तो इसे ऊपर पहुँचाने की सोच रही हूँ। फिर तुम कुछ करती क्यों नहीं माँ? बस मौके का इंतजार कर रही हूँ बेटी। बस एक बार इसके बाप को किसी काम से शहर जाने दो, उसके बाद हम नायरा को रास्ते से हटा देंगे और कुछ ही दिनों बाद इसके बाप को भी रास्ते से हटा देंगे और पूरी जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ हमारा ही राज होगा। एक दिन नायरा को देखने के लिए रणबीर नाम के एक लड़के का रिश्ता आया। रणबीर दिखने में बहुत ही हैंडसम था। उसे देखते ही सृष्टि उसके प्यार में दीवानी हो गई और अपनी माँ के पास जाकर उससे बोली, माँ, मुझे ये लड़का बहुत पसंद है, मैं इसी से शादी करूँगी। इधर रणबीर और उसके घर वाले नायरा को पसंद कर लेते हैं। ये सुनकर कोमोलिका और सृष्टि गुस्से से जलने लगती हैं। माँ, कुछ करो ना, वरना उस बंदरिया की शादी मेरे हैंडसम राजकुमार रणबीर से हो जाएगी। तो फिक्र मत कर बेटी, मैं रणबीर की शादी नायरा के साथ कभी भी नहीं होने दूंगी। अगली सुबह नायरा के पिता बंसीलाल को काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ गया। ये देखकर कोमोलिका मन ही मन बहुत खुश हुई। सुना है जंगल के पास वाली नदी में खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं। यही अच्छा मौका है नायरा को रास्ते से हटाने का। इतना कहकर कोमोलिका ने नायरा को बुलाया और उससे कहा, अरे ओ नायरा, नायरा जरा इधर तो आना। हाँ माँ, आपने बुलाया? जंगल के पास वाली नदी में जो नीले रंग के फूल खिले हैं, उन्हें तोड़ कर ले आ। मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सुना है उन फूलों को पीस कर लगाने से कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। पर माँ, मैं अकेले जंगल में नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है और आज तो मेरा बर्थडे भी है। आज तेरा बर्थडे है तो क्या हम नाचे? ज्यादा बहाने मत बना, जल्दी से जंगल जा और फूल लेकर आ, नहीं तो मैं तुझे घर में घुसने भी नहीं दूंगी। नायरा ना चाहते हुए भी डरी सहमी जंगल जा पहुंची, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका पीछा सृष्टि कर रही है। नायरा जैसे ही नदी के किनारे बैठकर नीले रंग के फूल तोड़ने लगी, तभी सृष्टि ने पीछे से नायरा को जोर का धक्का दे दिया और नायरा नदी में जा गिरी। अरे बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ, मैं नदी में गिर गई, प्लीज मुझे बचाओ। चलो, अब ये मेरे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएगी। ये कहते हुए सृष्टि घर वापस लौट आई। वहीं दूसरी तरफ नायरा नदी में बहते बहते बहुत दूर चली गई। फिर जब नायरा को होश आया तो उसने अपने आप को नदी के दूसरे किनारे पर पाया। अरे, मैं तो नदी में डूब गई थी, फिर मैं जिंदा कैसे बच गई? तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। जब उसने यहाँ वहाँ देखा तो उसे नदी में एक बोलता हुआ पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर बर्थडे केक लटक रहे थे। घबराओ नहीं नायरा, अब तुम सुरक्षित हो और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम हैरान हो रही होगी ना,
कि एक पेड़ नदी में कैसे रह सकता है और वो कैसे बोल सकता है? हाँ, पर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? क्योंकि मैं एक जादुई बर्थडे केक का पेड़ हूँ और मुझे भी पता है कि तुम्हें किसने जान से मारने की कोशिश की और आज तुम्हारा जन्मदिन भी है। पर अब तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी से एक जादुई बर्थडे केक तोड़ लो और उसे काट कर अपना जन्मदिन मनाओ और उसे खाओ, फिर उसका कमाल देखो। फिर नायरा ने जल्दी से एक जादुई बर्थडे केक तोड़ लिया। फिर नायरा उस बर्थडे केक को काटती है और उस बर्थडे केक को खाने लगती है। जैसे कि पेड़ ने कहा था, वो जादुई बर्थडे केक खाते ही नायरा पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगी और उसके पहने हुए कपड़े भी सोने में बदल गए। नायरा, अब तुम अपने घर जाओ। ये जादुई बर्थडे केक तुम हमेशा अपने साथ रखना। ये तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा और तुम्हारी हर इच्छा को भी पूरा करेगा। नायरा पेड़ का धन्यवाद करके जादुई बर्थडे केक लेकर घर लौटी। नायरा को सही सलामत आता देख दोनों माँ बेटी हक्की बक्की रह गयी। अरे ये कलमोही बच कैसे गई? माँ, ये पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही है और उसके कपड़े तो देखो, बिल्कुल सोने के जैसे चमक रहे हैं। अरे हाँ, लगता है जंगल में इसे कोई जादुई चिराग मिल गया। अब मेरा क्या होगा? अब रणबीर के साथ मेरी शादी कैसे होगी? तुझे रणबीर की पड़ी है। पहले हमें इस नायरा की बच्ची के बारे में पता लगाना होगा कि आखिर इसके हाथ ऐसी कौन सी चीज लगी है। चलो, अब मैं जाकर पता लगाती हूँ। इतना कहकर कोमोलिका ने नायरा से कहा, अरे नायरा बेटी, तुम आ गई। देखो तो मेरी कमर में कितना तेज दर्द हो रहा है। मैंने तुमसे फूल मंगवाए थे, तुम लेकर नहीं आई क्या? नहीं माँ। कोई बात नहीं बेटी, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत कैसे बन गई? और तुम्हारे कपड़े, मेरा मतलब है सोने के कपड़े, तुम्हें कहाँ से मिले? कोमोलिका की बातों में आकर नायरा ने जादुई बर्थडे केक के बारे में उसे सारी सच्चाई बता दी और फिर दोनों ने जादुई बर्थडे केक हथियाने की सोची। और रात होते ही कोमोलिका ने चुपके से नायरा के कमरे में जाकर जादुई बर्थडे केक को चुरा लिया। जल्दी से इस बर्थडे केक को खा लेते हैं, फिर हम जल्दी से करोड़पति बन जाएंगे और उन दोनों बाप बेटियों को घर से बाहर निकाल देंगे। माँ, पहले ये जादुई बर्थडे केक मुझे खाने दो। मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनना है और रणबीर से शादी करके उसकी दुल्हनिया भी तो बनना है। फिर उन दोनों ने बारी बारी जादुई बर्थडे केक को खाया, जो कि बहुत टेस्टी था। जादुई बर्थडे केक खाने के कुछ देर बाद दोनों की शक्ल चुड़ैल में बदल गई। तभी सृष्टि अपनी माँ से बोली, अरे माँ, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? तुम्हारी शक्ल चुड़ैल जैसी क्यों लग रही है? मेरी छोड़, तू अपनी शक्ल आईने में जाकर देख, तू भी किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही। जब दोनों ने अपनी अपनी शक्ल आईने में देखी तो वो चिल्ला उठी और जोर जोर से रोने लगी। तभी जादुई बर्थडे केक हवा में उड़ने लगा और उससे आवाज आने लगी, तुम दोनों की यही सजा है कि तुम दोनों अब हमेशा के लिए चुड़ैल बनकर बाकी जिंदगी जंगलों में ही बिताओगी। अब देख क्या रही हो, भागो यहाँ से। अब जंगल में झिंगा लाला करते हुए अपना जीवन बिताना। फिर वो दोनों माँ बेटी मुँह छुपाकर जंगल की ओर भाग जाती हैं और जंगल में ही एक झोपड़ी बनाकर वहीं पर रहने लग जाती हैं। वहीं दूसरी ओर नायरा की शादी रणबीर के साथ हो जाती है। फिर नायरा रणबीर के साथ खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है, मुंबई शहर में सोनम अपने माता पिता के साथ रहती थी। सोनम अपने शहर में एक ब्यूटी पार्लर में काम किया करती थी। सोनम बचपन से ही बहुत गरीब थी
और वो दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके सर पर बहुत कम बाल थे। कुछ महीनों पहले सोनम ने गलत तेल लगा लिया था, जिसकी वजह से सोनम के बाल बहुत झड़ने लगे थे और वो धीरे धीरे गंजी होने लगी। सोनम को ब्यूटी पार्लर में बहुत कम पैसे मिला करते थे। सोनम अपने घर से पैदल ही ब्यूटी पार्लर जाया करती थी, क्योंकि उसके पास किराए के लिए पैसे नहीं होते थे। सोनम की मालकिन को ये बात मालूम थी, लेकिन वो सोनम के ऊपर जरा भी रहम नहीं खाती थी और वो सोनम से पूरा दिन ब्यूटी पार्लर में काम करवाया करती थी। एक दिन सोनम अपने घर जा रही होती है, तभी रास्ते में उसको उसकी एक दोस्त प्रियंका मिलती है। अरे सोनम, तुम तो कितने टाइम बाद मुझे मिल रही हो। तुम क्या कर रही हो आजकल? कुछ नहीं, मैं यहाँ पर पास में ही एक ब्यूटी पार्लर की दुकान पर काम करती हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी करवाना हो तो तुम वहाँ पर आ सकती हो। मैं अपनी मालकिन से कहकर तुम्हें डिस्काउंट भी दिलवा दूंगी। अच्छा ठीक है सोनम, मैं जरूर आऊंगी। अच्छा सोनम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो दरअसल मेरे घर पर आज एक पार्टी है और मैंने आज अपनी सभी सहेलियों को बुलाया है, तो तुम भी जरूर आना, ठीक है? ओके बाय। सोनम की दोस्त प्रियंका उसको अपने घर का पता देकर अपने रास्ते की ओर चली जाती है। शाम होते ही सोनम अपनी दोस्त के यहाँ पार्टी में चली जाती है। क्योंकि सोनम बहुत गरीब थी, इसलिए उसके पास पहनने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े नहीं थे। वहाँ पर पार्टी में सभी लड़कियों ने सुंदर सुंदर चमकीली और खूबसूरत कपड़े पहन रखे थे। सोनम को इस तरह से पार्टी में देखकर सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तभी पार्टी में आई एक लड़की कहती है, अरे लगता है पार्टी में कोई भिखारन खाना मांगने के लिए आ गई है, लेकिन ये बिना पूछे घर के अंदर कैसे चली आई? इसे इसी समय घर से बाहर निकालो। नहीं नहीं, मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, मैं प्रियंका की दोस्त हूँ। उसने मुझे पार्टी में बुलाया है। ये सुनकर सभी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी वो लड़की बोलती है, प्रियंका, अगर तुझे इस पर इतनी ही दया आती है तो इसे कुछ पैसे दे देती। इस तरह से हम रईसों के बीच तूने इस भिखारन को बुलाकर हमारी बेइज्जती की है। अब हम एक पल भी नहीं रुकने वाले। अब हम सब इस पार्टी से जा रहे हैं, समझी? अपनी बेइज्जती होता देख सोनम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो उनके जाने से पहले खुद ही वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सोनम अपनी मालकिन से कहती है, मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और पार्लर में मुझे इस तरह देखकर कस्टमर भी हैरान हो जाते हैं और वो यहाँ आना पसंद नहीं करते। मैडम, क्या आप अपनी किसी क्रीम से मेरे बालों को ठीक कर सकती हो? मैं धीरे धीरे करके आपके सभी पैसे चुका दूंगी। अरे ये तू क्या कह रही है? तुझे मालूम भी है हेयर एक्सटेंशन में कितना पैसा लगता है? तुझे बालों की क्या जरूरत है? चल जा और जाकर अपना काम कर। इतना बोलकर सोनम की मालकिन वहाँ से चली जाती है। यहाँ धीरे धीरे सोनम के सर पर से बाल गिर रहे थे और एक दिन उसके सभी बाल झड़ जाते हैं और सोनम के पास अपने बालों के इलाज करने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं। अरे नहीं, मैं इस तरह बाहर नहीं जा सकती और अगर मैं घर पर ही बैठी रही तो मेरी मालकिन मुझे काम से निकाल देंगी। फिर सोनम अपने सर को ढककर ब्यूटी पार्लर जाती है। सोनम जब रास्ते से जा रही होती है कि तभी बाकी लड़कियां उसे देखकर उसका मजाक बनाने लगती हैं और उस पर खूब हंसती हैं। सोनम को अपनी बहुत बेइज्जती महसूस होती है और वो अपने विचारों में खो जाती है और पत्थर से ठोकर लगकर वहीं पर गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है।
सोनम के पैरों में से खून निकल रहा होता है, लेकिन फिर भी सोनम की कोई भी मदद नहीं करता। सोनम वहीं बैठकर रोने लगती है। वहीं ऊपर बादलों में सौम्या परी घूम रही होती हैं। उसकी नजर सोनम पर पड़ती है और उसे सोनम पर बहुत दया आती है। सौम्या परी सोनम को उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाती है और अपनी जादुई छड़ी की मदद से उसकी चोट सही कर देती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, जो आपने मेरी मदद की। अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अगर मैं समय पर काम पर नहीं पहुँची, तो मेरी मालकिन मुझे काम पर से निकाल देंगी। रुको सोनम, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इतना कहकर सौम्या परी सोनम को अपने साथ परीलोक ले जाती हैं। परीलोक में एक बहुत बड़ा पेड़ था, जिस पर बहुत सारे सुंदर सुंदर लंबे और घने बाल लगे हुए थे। इस पेड़ के बाल किसी के भी ऊपर आराम से सेट हो जाते हैं और वो एकदम असली हो जाते हैं। तुम इस पेड़ से बाल तोड़ सकती हो और इसे अपने सर पर लगा सकती हो। इसके बाद ये तुम्हारे सर पर सेट हो जाएंगे और बिल्कुल असली लगने लगेंगे। उसके बाद तुम्हें कोई भी नहीं चिढ़ाया करेगा और फिर सभी तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे। इन बालों को लगाते ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी। और हाँ, ये बाल कोई मामूली बाल नहीं है, ये जादुई पेड़ के बाल हैं। इन बालों से तुम कुछ भी मांग सकती हो। ये तुम्हारी हमेशा मदद करेगा। सोनम सौम्या परी की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो जादुई पेड़ से बाल ले लेती है। सोनम जैसे ही वो बाल अपने सर पर लगाती है, सोनम बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। अपने आप को इतना खूबसूरत देख सोनम बहुत खुश होती है और परी को धन्यवाद देती है। इसके बाद सोनम अपने घर वापस आ जाती है और वो जादुई बालों की वजह से वो अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। धीरे धीरे सोनम का ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छे से चलने लगता है। उसके ब्यूटी पार्लर में कस्टमर्स की लाइन लग जाती है। इस तरह सोनम बहुत ही जल्द अमीर हो जाती है और वो अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी से रहने लगती है। अब सोनम के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। एक दिन ये बात सोनम की मालकिन को पता चलती है। अरे, ये सोनम की बच्ची इतनी जल्दी अमीर कैसे हो सकती है? आखिर पहले से ज्यादा ये इतनी सुंदर कैसे हो गई? और इसके सर पर अचानक इतने सुंदर बाल कहाँ से आ गए? मुझे पता लगाना चाहिए। आखिर इसके पीछे राज क्या है? फिर एक दिन सोनम की मालकिन सब कुछ पता लगाने के लिए सोनम के घर के बाहर जाती हैं। वो चुप करके सोनम के घर में ताका झाकी करने लगती हैं। तभी सोनम की मालकिन को जादुई बालों के बारे में पता चल जाता है और वो सोनम के सुंदर बालों को चुराने की सोचती हैं। अच्छा, तो ये राज है। मुझे ये बाल किसी भी तरह अपने पास रखने होंगे। उसके बाद मैं भी इस सोनम की तरह बहुत अमीर हो जाऊंगी। मुझे कैसे भी करके उस जादुई बाल को चुराना ही होगा। उसके बाद सोनम की मालकिन रात होने का इंतजार करती हैं और रात होते ही वो सोनम के कमरे में चोरी चुपके पहुंच जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो सोनम के बालों को उठाने की कोशिश करती हैं, तभी वो बाल अपनी जादुई शक्तियों से उसकी खूब पिटाई करने लगता है। अरे अरे नहीं, कोई बचाओ, मुझे बचाओ, ये बाल तो मेरी जान ही ले लेगा। चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैं तेरी जान ही ले लूंगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर सोनम की मालकिन वहाँ से डरकर भाग जाती हैं। इस तरह सोनम की मालकिन को उसके किए पर पछतावा होता है और फिर उस दिन से वो किसी पर भी अत्याचार नहीं करती। और यहाँ दूसरी तरफ सोनम अपने उन जादुई बालों के साथ
अपना जीवन हंसी खुशी से गुजारने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।